हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे संजीव डेसवर्क का मॉडल पेपर नंबर 3। मॉडल पेपर 3 के अंदर अपने आज सेक्शन ए करेंगे। सेक्शन ए के टोटल 3 क्वेश्चन, जिसके अंदर एमसीक्यू, फिलअप्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे अपने एमसीक्यू। टोटल 18 पार्ट्स हैं इसके। तो फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें क्या है। द स्मॉलर नंबर बाय विच रूट 27 शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट ए नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर ये बोला गया रूट 27 तो इनमें से किससे मल्टीप्लाई करें ताकि अपने पास एक नेचुरल नंबर आ जाए। नेचुरल नंबर का मींस 1 2 3 4 इस प्रकार का कोई भी नंबर आ जाए अपने पास। तो देखो, ये रूट वाला नंबर है, ठीक है। इससे अपने रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रूट 27 को अगर अपने रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा रूट 81। और रूट 81 किसकी वैल्यू होती है? 9 की। तो अपने पास क्या आ जाएगा आंसर? रूट 3। देखो, रूट 27 मल्टीप्लाई रूट 3 इज इक्वल टू रूट 81। और रूट 81 किसके इक्वल होता है? 9 के इक्वल। तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी, रूट 3। सेकंड पार्ट देखो, इफ द एलसीएम ऑफ इंटीजर्स x एंड 18। अपने पास दो इंटीजर्स है, एक तो x है और दूसरा 18। इनका एलसीएम दे रखा है 36। एलसीएम कितना है? 36। और एचसीएफ दे रखा है 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अपने को x की वैल्यू बतानी है भी क्या है। तो अपने पास क्या होता है? a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। a अपने पास फर्स्ट नंबर होता है, b सेकंड नंबर होता है, इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम दे रखा है 36, एचसीएफ है 2। तो अपने लिखेंगे 36 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में अपने को b दे रखा है, a फाइंड करना है। तो अपॉन में 18 कर देंगे, इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा? a। कटिंग करने पे आ गया 2 2 2 या 4। तो a इज इक्वल टू 4। देख लो 4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन क्या आ गया? डी अपने पास। उसके बाद देखो, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इज गिवन इन द फिगर बिलो फॉर पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि फंक्शन कौन सा है। ये फंक्शन किसका दे रखा है? अपने को पॉलिनोमियल फंक्शन है x का। तो अपने को ना जो x लाइन है, ये x एक्सिस है, ये देखेंगे ये ग्राफ को कितनी बार कट कर रही है। देखो, x एक्सिस के ऊपर ये ग्राफ है जो एक पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। जितने पॉइंट्स के ऊपर कट करेंगे उतने ही इसकी जीरोज होती है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए 1। अब अगला क्वेश्चन देखो, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0 विल हैव सॉल्यूशन। तो ये बोला गया भी अपने पास दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे अपने से ये पूछा गया है। तो क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, मींस वन सॉल्यूशन निकलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या सिर्फ 2 सॉल्यूशन होंगे। तो देखते हैं अपने इसमें क्या होता है। इसमें देखो अपने पास होता है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। ठीक है, इस प्रकार अपने इसको फिल करके रख के देख लेते हैं इनकी वैल्यू भी क्या निकल रही है। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू 0 है, अगर इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो इसका होता है यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, अभी a1 a2 b1 b2 ये क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। अगर इस प्रकार की कंडीशन आती है तो अपने c को चेक ही नहीं करते और इसका वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर इस प्रकार से आते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर इस प्रकार की कंडीशन आती है तो इसका क्या आता है? नो सॉल्यूशन। इसका आ जाता है अपने पास नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर इस प्रकार की कंडीशन आती है तो अपने पास आते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब इसके अंदर जो x की वैल्यू है ये a1 है, दूसरी इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू a2 है, इसमें y की वैल्यू b1 है और इसमें y की वैल्यू b2 है। कांस्टेंट टर्म में जो ये c1 है और इधर वाली c2 है। अब अपने इनको कंपेयर करके देख लेते हैं भी। इसमें देखो 9 अपॉन 18 कटिंग करने पे कितना आ गया? 1/2। उसके बाद 3 अपॉन 6 कटिंग करने पे क्या आ गया? 1/2। और उसके बाद 12 अपॉन 24 ये भी कटिंग करने पे क्या आ गया अपने पास? 1/2। अब देखो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तीनों वैल्यू अपने पास बराबर आ रही है। और तीनों वैल्यू जब अपने पास बराबर आती है तो क्या आता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो 4 पार्ट अपने इसके कंप्लीट हो गए। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7।
फिफ्थ पार्ट के अंदर देखो क्या बोला गया है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद 6 टर्म्स। क्या बोला गया भी, अपने पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके अंदर 6 टर्म है, उसकी फर्स्ट टर्म 2 दे रखी है और लास्ट टर्म अपने को 10 दे रखी है। फर्स्ट टर्म कितनी है अपने पास 2 और लास्ट टर्म कितनी दे रखी है अपने को, इसकी 10 दे रखी है। और साथ में ये बोला गया भी इस एपी के अंदर टोटल 6 टर्म्स है, तो अपने को ये बताना है भी इन सभी टर्म्स का सम कितना होगा। देन द सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज देखो जब अपने पास लास्ट टर्म होती है और फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों टर्म्स हो ना, और अपने को ये भी पता हो भाई कितनी टर्म्स है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने लगा देते हैं क्या, सम ऑफ 6 टर्म्स, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू एन ए प्लस एल बाय 2, या ये लिख लो सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एन ए प्लस एल बाय 2। एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, ए फर्स्ट टर्म और एल लास्ट टर्म अपॉन में 2, या अपने ये भी लिख लेते हैं एन एन प्लस 1 बाय 2, तो भी कर लेते हैं अपने। ठीक है, तो अपने इसी में देखेंगे अपने तो क्या गया, एन की वैल्यू आ गई 6, ए अपने पास 2 और लास्ट टर्म कितनी है अपने पास 10 अपॉन 2, तो कितना आ गया 6 मल्टीप्लाई ये हो गया अपने पास 12 बाई 2, ये आ गया 3, तो 12 3 जा कितना हो गया 36, इनका सम कितना आ गया अपने पास 36 आ गया। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 2, अपने को फिर ये एपी का क्वेश्चन आ गया, इसमें एपी के अंदर फर्स्ट टर्म दे रखी है अपने को 2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3, और अपने को कॉमन डिफरेंस दे रखा है 3, देन द nth टर्म विल बी, तो nth टर्म क्या होगी, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या आता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये अपने पास फॉर्मूला आता है। तो nth टर्म पूछा गया है, इसके अंदर ए अपने को दे रखा है, फर्स्ट टर्म कितनी है अपने पास 2 है, देखो तो 2 प्लस एन अपने को फाइंड करना है माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 3, तो फॉर्मूले के अंदर मैंने इसको लिख दिया, तो क्या आ गया 2 प्लस 3n माइनस 3, तो 2 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ गया, ये तो हो गया 3n माइनस 1, क्या आ गया ए एन इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 3n माइनस 1, ये 3n आ गया, ये माइनस 3 प्लस 2, तो दोनों को ऐड करने पे माइनस का क्या बन गया 1, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आ गया इसका। उसके बाद 7th पार्ट देखो, इन द गिवन फिगर्स, ये दो फिगर्स अपने को दे रखी है, एंगल डी एंड एफ, एंगल एफ विल बी रिस्पेक्टिवली, तो ये पूछा गया भी एंगल डी कौन सा ये रहा, और एंगल एफ ये कितने कितने डिग्री के होंगे, ये अपने से पूछा गया है। तो पहले तो देखो इससे सिमिलरिटी अपने देखेंगे इसकी, ये देखो 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो तीनों का सम अपने पास 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, देखो कोई भी ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और दो एंगल अपने को दे रखे हैं, तो ये 120 डिग्री के हो गए, तो ये कितने डिग्री का बचा अपने पास 60 डिग्री का। अब यहाँ पे 60 डिग्री है और इधर यहाँ पे 60 डिग्री है, अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं इस प्रकार से, अगर मैं इस प्रकार से इसको रोटेट कर देता हूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा, देखो रोटेट करने के बाद इस एंगल को मैं यहाँ पे ले आता हूं। ठीक है, इस प्रकार से मैंने एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर दिया, तो ये बन गया ए, ये हो गया मेरे पास बी, और ये हो गया सी। एंगल ए कितने डिग्री का, देखो 60 डिग्री का, एंगल बी कितने डिग्री का 50 डिग्री का, और एंगल बी 50 और एंगल सी कितने डिग्री का 70 डिग्री का। और साथ में ये भी देखो ए बी की लेंथ कितनी है 45 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 45 सेंटीमीटर लिखूंगा। बीसी की लेंथ अपने को पता नहीं, और एसी की लेंथ कितनी है, एसी ये ना, तो 63 सेंटीमीटर। अब देखो कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो रेशियो के अंदर प्रोपोर्शन होगी अपने पास, कैसे देखो ये 60 ये 60, एंगल सेम हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो गया एंगल ई। उस प्रकार देखो डीई 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे ए सी कितनी है 63, तो ये कितना आ गया 9 टाइम्स आ गया, 9 टाइम्स आ गया ना। इसी प्रकार से ए बी 45 और ई एफ कितना आ गया 5, तो 45 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये भी कितना आ गया 9, तो क्या हो गया अपने पास, इसमें अपने लिख देंगे AC अपॉन DE। ठीक है, AC अपॉन DE किसके इक्वल आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास AC है ना, हाँ ये इससे देखना। ठीक है, AC अपॉन DE इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ गया अपने पास AB अपॉन EF। ठीक है, किसके इक्वल आ गया AC अपॉन DE इज इक्वल टू AB अपॉन EF। देखो ये कितना अपने पास AC कितना 63 है ना, 63, और ये कितना 7, कटिंग करने पे कितना आ गया 9 आ गया। इसी प्रकार से AB कितना देखो 60, AB कितना है 45, और EF कितना है 5, ये भी कटिंग करने पे क्या आ गया 9 आ गया। तो दोनों प्रोपोर्शन के अंदर आ गया अपने पास।
अब कोरस्पोंडिंग साइड से इक्वल है, तो देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये भी क्या होगा, ये रहा साइड एंगल साइड, ये साइड इसके प्रोपोर्शन में आ गई, ये एंगल इसके प्रोपोर्शन में आ गया, और ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शन में आ गई। अब साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो गए। कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो गए अपने पास? ट्रायंगल सी ए बी, यहां पे लिख देता हूं, ट्रायंगल सी ए बी सिमिलर हो गया किसके? ट्रायंगल डीईएफ के। ट्रायंगल सी ए बी सिमिलर हो गया किसके? ट्रायंगल डीईएफ के, बाय साइड एंगल साइड से। ठीक है, सिमिलरिटी किसके साथ हुई? अपने साइड एंगल साइड से। अब कोरस्पोंडिंग साइड्स अपने पास इक्वल है, कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होंगे। ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, ये 50 है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 50 डिग्री का। ये 70 है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 70 डिग्री का। तो अब अपने से कौन कौन से पूछा गया था? एंगल डी, एंगल डी कितना हो गया? 70 डिग्री का। एंगल एफ कितना हो गया? 50 डिग्री का। तो 70 और 50 ऑप्शन ए के अंदर है, तो इसका ऑप्शन क्या आ गया? ए। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये तीनों भी कंप्लीट हो गए अपने। तो चलिए बच्चे अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11। 8 देखो क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 2, 3 एंड 5, 6 इज। क्या बोला गया? अभी अपने को डिस्टेंस फाइंड करनी है, पॉइंट्स दे रखे हैं 2, 3 और 5, 6, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है ये देखना है। ग्राफ के ये पॉइंट्स हैं, ये x1, ये x2, y1 और y2, तो इनके बीच में डिस्टेंस देखनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला से कर लेंगे अपने। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसे अपने रूट के अंदर बंद कर देते हैं। इसमें ये अपने पास x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2। ठीक है, इन वैल्यू को अपने इसके अंदर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? देखो 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, रूट के अंदर बंद कर देंगे तो इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 स्क्वायर प्लस ये भी क्या आ गया? 3 स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया? तो 3 स्क्वायर क्या आ गया? 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 18। रूट 18 किसके इक्वल आ गया? 2 रूट 18 को अपने क्या अगर फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो रूट 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। रूट 18 की अगर फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब 3 2 टाइम्स है, इसको अपने बाहर ले आएंगे तो रूट अंदर आ जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 3 रूट 2। ठीक है, इसके आंसर क्या आ जाएगा? 3 रूट 2। ये डिस्टेंस हो जाएगी अपने। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जिसके अंदर ट्रायंगल यानी कि एंगल ए राइट एंगल है। द वैल्यू ऑफ cos c की वैल्यू पूछी गई है। ये वाला अपने पास क्या है? एंगल दे रखा है, और एंगल के सामने वाली साइड को अपने परपेंडिकुलर बोलते हैं। नॉर्मली जनरली अपने पास ये परपेंडिकुलर होता है, लेकिन जो एंगल अगर ये दे रखा है तो परपेंडिकुलर इसको अपने काउंट करेंगे और बेस इसको मानेंगे अपने। तो cos c, तो देखो पहले तो लिखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लिखेंगे अपने, हर हर बोले। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा, ये cos थीटा होगा, ये tan थीटा। अब अपने को cos c पूछा गया है, तो cos c क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनिस। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनिस। ठीक है, तो अब अपने पास थीटा की जगह पे क्या है? c है ना, ये एंगल c पूछा गया है, तो c के सामने बेस कौन सा हो जाएगा? इसकी एडजेसेंट साइड कितना? 5 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनिस अपने पास फिक्स ही रहेगा 13 सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर आ गया। 5/13 देख लो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रोड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, ये बोला गया। अभी पहले मैं आपको एक ना राइट एंगल ट्रायंगल बना के मैं इसको समझा रहा हूं। ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गई? वर्टिकल रोड आ गई। ये अपने पास क्या? रोड। वर्टिकल रोड मींस बिल्कुल सीधी रोड खड़ी है अपने पास, ये रोड होगी अपने पास। इसकी जो अपने को लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 1 यूनिट, और इसकी शैडो कहां पे बनेगी? नीचे, और इसकी शैडो की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है √3। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गई? इससे ये है शैडो अपने पास, और ये अपने पास क्या है? रोड है ये वाली। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो अपने से ये पूछा गया, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। भी यहाँ पे मान लो सन है, ये वाला, ये मान लो सन है, तो यहां से इसका एंगल कितने डिग्री का बनेगा अपने को ये बताना है। तो सन का एंगल यहां से अपने काउंट करेंगे, तो अपने पास थीटा ये हो गया, थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है? देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। किसके इक्वल होगा? tan थीटा। परपेंडिकुलर अपने पास 1 है और बेस कितना है? √3, तो 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा।
अब टेन थीटा के अंदर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की, तो मैं लिखूंगा 1/√3 इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। किसके इक्वल आ गया 10 30 डिग्री के। तो थीटा की वैल्यू पूछी थी, थीटा कितना आ गया अपने पास 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1/√3 को आप लिखोगे 10 30 डिग्री, ये भी आ जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है 10 30 डिग्री की। तो इज इक्वल टू क्या था अपने पास 10 थीटा था, 10 थीटा से 10 से 10 कैंसिल, थीटा कितनी डिग्री आ गया 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लो ए, इसका ऑप्शन में क्या आ गया ए आ गया। इसके बाद 11th पार्ट देखो, ए कोड ऑफ ए सर्कल। ये अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल की कोड कौन सी होती है, ये सारी की सारी जो दो पॉइंट को टच करती है सर्कल के, वो सारी की सारी क्या होती है कोड होती है। ये सारी अपने पास क्या सर्कल की कोड है। हुज लेंथ इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसकी लेंथ क्या भी मान लो, ये मैंने रेडियस मान ली इसकी, ये मान लो क्या इसकी रेडियस है, ये मान लो, और कोड की जो लेंथ बोली गई है रेडियस की डबल है, तो रेडियस की डबल ये वाली ये पूरी लेंथ होगी, तो इससे अपने क्या बोलेंगे, इसे क्या बोला जाएगा डायमीटर। ये क्या होगी अपने पास डायमीटर होगी पूरी, जो रेडियस की डबल कोड होती है उसे अपने क्या बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर कौन से, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके अंदर सेक्टर, एरिया, सर्कमफ्रेंस, सेक्टर क्या चीज होती है, देखो ये सेक्टर होता है अपने पास। आर्क है, आर्क जो सेंटर के ऊपर एंगल बना रही है उसके बीच का जो एरिया उसे अपने सेक्टर बोलते हैं। एरिया आपको पता ही है पूरे का पूरा, और सर्कमफ्रेंस ये बाउंड्री होती है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बी आएगा। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15। 12 नंबर पार्ट के अंदर देखो क्या है, इफ टू टेंजेंट्स पी एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। डायग्राम बना के समझा रहा हूं मैं आपको। ये अपने पास एक सर्कल है, ये सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट पी है, इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉन की गई है, ठीक है, यहाँ पे टच करते हुए मान लो भी ये यहां से टच कर रही है, इस ये पी ए और ये पी बी यहाँ पे टच कर रही है मान लो भी, दो अपने को टेंजेंट ड्रॉन की गई है पी ए और पी बी, कहां से, एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी, एक्सटर्नल पॉइंट पी से टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर कौन सा है ओ दे रखा अपने को, सच दैट बोथ आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। दोनों जो टेंजेंट्स है ये इंक्लाइंड है 80 डिग्री के ऊपर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना 80 डिग्री दे रखा अपने को। देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, तो अपने को ये बताना है भी एंगल पी ओ ए ये वाला एंगल कितनी डिग्री का बनेगा अपने को ये बताना है, ठीक है। तो अपने को पता है भाई ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, ठीक है। ये 90 डिग्री का हो गया, ये 80 था, 80 में से ये कितना रह गया 40, ये रह गया। क्यों, क्योंकि इसके बीच में से जो सेंटर के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं ना, वो इस एंगल को अपने बाइसेक्ट कर देती है, 40 डिग्री का कर देगी ये 90 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, और टोटल कितना होता है अपने पास ट्रायंगल 180 डिग्री। तो कितना आ गया 90 डिग्री प्लस ये कितना आ गया 80/2 मीन्स 40 डिग्री प्लस एक्स, इसे अपने एंगल एक्स मान लेते हैं, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो 130 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन है ए। उसके बाद देखो, इफ आर इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल, सर्कल के रेडियस को इन्होंने आर बोल रखा है, देन द सर्कमफ्रेंस विल बी, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होता है 2 पाई आर, बिल्कुल सिंपल सा दे रखा है क्या है 2 पाई आर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द फॉर्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज, एक क्यूब का डायगोनल फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है L√3, क्या होगा L√3। तो देखो किसी भी चीज का अगर आपको डायगोनल फाइंड करना है ना, तो अगर 2D शेप है तो उसकी दो साइड्स होगी, तो दोनों साइड को अपने भी दोनों साइड को रूट के अंदर लिख देंगे, अगर 3 साइड वाला है तो तीनों साइड को अपने रूट के अंदर लिख देते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा L√3 आ जाएगा। उसके बाद देखो, इफ ए कोन्स रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, एक कोन की रेडियस अपने को दे रखी है 14 सेंटीमीटर और उसकी स्लैंट हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, देन द कोन्स कट सरफेस एरिया, कोन का कट सरफेस एरिया क्या होता है CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। तो अपने को यही बताना है भी इसका कट सरफेस एरिया कितना होगा। पहले तो आप ऑप्शन चेक करो भी सभी पाई के अंदर दे रखे हैं, तो मींस पाई को अपने सॉल्व नहीं करेंगे, तो क्या आ गया पाई, आर की वैल्यू दे रखी है 14 और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 10, एल 10 ही है ना, हाँ एल कितनी दे रखी है 10 दे रखी है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे
जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 140 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर के अंदर है, ये भी सेंटीमीटर के सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने क्यूब लिख दिया शायद, या तो मैंने गलत लिख दिया या आपके बुक के अंदर यहाँ पे क्यूब लिख रहा होगा, तो ये क्यूब में नहीं आएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यहाँ पे स्क्वायर लगा लेना, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 140 सेंटीमीटर 140 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 15 तक यहाँ पे अपने कंप्लीट हो गए। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। 16 क्या देखो, द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 60। फ्रीक्वेंसीज है ना, ये फ्रीक्वेंसी, इनका सम अपने को 60 दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपने को पता है इन सभी को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। आ कितना रहा है देखो, 5 और 20 25 और 15 40 47 52, कितना बन गया 52, लेकिन आना कितना चाहिए 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है इसका, तो देख लो ऑप्शन कौन सा है। चलो ऑप्शन मैंने लिखना भूल गया, लेकिन आप देख लेना इसका आंसर क्या आएगा 8 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द यूज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF की बात कर रही है ये। टेबल इज यूज्ड टू फाइंड, अपने CF कहां पे फाइंड करते हैं, मीडियन के अंदर। CF कहां पे फाइंड होता है, अपना मीडियन के अंदर फाइंड होता है। उसके बाद 18 पार्ट देखो, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दे ही रखा है, देन अपने को ये पूछा गया भी जो अपने पास प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो कहां से लेकर कहां तक होती है। तो अपने को पता है प्रोबेबिलिटी कहां से होती है, 0 से लेकर 1 तक होती है। मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 और मैक्सिमम कितनी होती है 1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। ठीक है, देखो मिनिमम प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, और 0 से 1 से या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से कम होगी। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। इस प्रकार अपना MCQ वाला सारा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन दी ब्लैंक्स। इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, एक एक करके सभी सोल्व करते हैं अपने। तो पहला पार्ट देखो, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज, अपने को डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। उसके बाद द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट सम पूछा गया किसका, फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है SN इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू n + 1/2। क्या होता है n + 1/2। मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए भी फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, पहले 10 कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं ना, 10 तक होते हैं ये। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपने, n + 1/2, n के नंबर कितना हो गया 10। ठीक है, 10 है ना टोटल, 10 अपने पास पॉजिटिव इंटीजर्स थे, तो 10 + 1 यहां पे लिखेंगे अपने 10 + 1 कितना हो गया 11/2, कटिंग करने पे कितना आ गया 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 55। ठीक है, ये इसका एग्जांपल मानो आप। तो अपना फॉर्मूला आंसर ये रहेगा अपना, और आपने कितना लिखना है, सिर्फ इतने लिख के आना है, क्योंकि SN तो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखो, द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री मल्टीप्लाई tan 60 डिग्री विल बी, tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, tan 30 डिग्री की होती है 1/√3 और tan 60 डिग्री की होती है √3। दोनों को कट करने पे क्या आ गया 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। उसके बाद 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो 2 ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, व्हेन दे हैव, जब वो इक्वल्स या अनइक्वल से साइज और शेप के होंगे, कब होंगे वो इक्वल। 2 ट्रायंगल अपने तब उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं जब उनकी इक्वल साइज और शेप होती है, साइज भी इक्वल होता है, शेप भी अपने पास इक्वल होती है, जिसका क्या आ जाएगा आंसर इक्वल आ जाएगा। उसके बाद देखो, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट लाइन एंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, क्या बोला गया, अभी अपने पास एक सर्कल है, ये टेंजेंट आ गई, ठीक है, ये टेंजेंट आ गई इसकी, ये टेंजेंट लाइन है, और ये अपने पास क्या है रेडियस है। इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनता है, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहां पे लिख देना राइट एंगल। ठीक है, एंगल पूछा गया ना, तो एंगल का नाम लिखोगे राइट एंगल, 90 डिग्री मत लिख के आना। तो यहाँ पे पूछा गया एंगल, एंगल अपने कैसे लिखेंगे, राइट एंगल। ठीक है, एंगल कौन कौन से होते हैं, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, वो एंगल्स होते हैं, उस प्रकार से आपने राइट एंगल लिखना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 व्हेन ए डाइस इज रोल्ड, अपने पास एक डाइस है, डाइस को रोल करने पे 6 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। भी आपको पहले तो यह पता होना चाहिए भी डाइस के ऊपर कौन कौन से नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर होते हैं एक डाइस के ऊपर।
तो कहते हैं जब अपने एक डाई को रोल कर रहे हैं तो 6 नंबर से बढ़ जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6 से बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो फिलअप से अपना ये कंप्लीट हो गए। तो चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। टोटल 12 पार्ट है इसके, एक एक करके सभी सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, इफ x इज इक्वल टू 2 raised to power 3, 3 raised to power 2 and y is equal to 2 raised to power 2 and 3 raised to power 2, then find the LCM of x and y। तो अपने को LCM फाइंड करना है, x और y का LCM कितना होगा? ये अपने पास x है और ये अपने पास y है। तो LCM of x is equal to 2 raised to power 3 multiply 3 raised to power 2 और y is equal to क्या है? 2 raised to power 2 multiply 3 raised to power 2। तो इनका LCM फाइंड करना है। तो LCM के अंदर क्या होता है? 2 की हाईएस्ट पावर देख लेंगे कितनी है और 3 की हाईएस्ट पावर देख लेंगे कितनी है। तो इसके अंदर देखो, इन दोनों में कंपेयर करने पे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 3। और इन दोनों को कंपेयर करने पे 3 की हाईएस्ट पावर दोनों के अंदर सेम ही है। तो ये अपने पास क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो 2 की पावर 3 होती है 8 और 3 की पावर 2 9 इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा? 72। इसका फाइनल आंसर कितना आ गया अपने पास? 72 आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। इन दोनों के बीच में अपने को एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। ये दोनों के दोनों इरेशनल है, लेकिन इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो यहां पे करवा देता हूं। देखो, √2 की वैल्यू कितनी थी? 1.414। ये आपको पता होना चाहिए, √2 की वैल्यू इतनी होती है और √3 की वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 1.732। ये अपने पास क्या है? √3 की वैल्यू। ये अप्रोक्स होती है, कंफर्म पूरी नहीं है, यानी कि अप्रोक्स होती है ये। तो इन दोनों के बीच में जो नंबर आपके मन में आता है वो लिख दो। जो भी नंबर आपके मन में आता है ना वो नंबर लिख देना। वो इन दोनों के बीच में अपने पास एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इन दोनों के देखो, ये 1.4 हो गया, ये 1.7, तो इन दोनों के बीच में 1.5 लिख देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.5। ये इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर क्या आ गया अपने पास? 1.5। 1.6 भी लिख सकते हो आप, 1.525 भी लिख सकते हो, 1.51, 52, 53, जो भी आपके मन में है वो लिख देना, वो आपका आंसर सही गिना जाएगा। ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका डेसिमल हटाने पे नीचे 10 लग जाएगा और फिर अपने पास क्या बन जाएगा? P/Q की फॉर्म में। आगे देखो, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 6x + 7। तो अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, कौन सी है? x² - 6x + 7। तो क्या बोला गया अभी? इनकी जो जीरोज है, जीरोज का अपने को सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो अपने को पता है सम ऑफ जीरोज क्या होती है? सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, और -b किसको बोला जाता है? कोफिशिएंट ऑफ x, और a किसको बोला जाता है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो -b/a, तो माइनस ये क्या आ गया? -6, और a की वैल्यू कितनी है? 1, तो -6। ठीक है, ये माइनस तो फॉर्मूले वाला माइनस आ गया, और ये वाला 6 ये x के कोफिशिएंट के साथ में वो वाला है। तो आंसर क्या आ गया? -6 कितना हो गया? 6 आ गया। तो सम ऑफ जीरोज कितना आ गया अपने पास? 6 आ गया। अब दूसरा बोला गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था अपने पास? C/A। क्या होता है? C/A। तो C की वैल्यू कितनी है? 7 और A की वैल्यू कितनी है? 1। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ गया? 7 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6 और 7, 6 एंड 7। ठीक है, ये प्रॉपर करके दिखा देना आप। उसके बाद देखो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अपने को ये कंपेयर करके ये बताना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं मैंने पूरा लिखा, क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूं, 1 मिनट। तो अपने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपने को इक्वेशन भी दे रखी है, इसकी लीनियर इक्वेशन दे रखी है। कौन कौन सी? 3x + 2y = 5, और दूसरी जो इक्वेशन दे रखी है वो अपने को दे रखी है 2x - 3y = 7। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करके, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके इस तरीके से कंपेयर करना है और फिर बताना है भी ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं? भी जिसका कोई सोल्यूशन निकलेगा, और इनकंसिस्टेंट जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। तो अपने को ये चेक करना है भी क्या इसका सोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। अपने को पता है भी जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होती है, इसका क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब भी इसका एक सोल्यूशन निकलेगा। उसके बाद अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, तो इसका क्या था? नो सोल्यूशन। और अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2
इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा, तो इसके क्या आएंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या कर देंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने देखने भी या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए या ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी अपना आंसर आ जाए, कंडीशन आ जाएगी, तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है। अगर ये कंडीशन आ रही है अपने पास तो इसका मतलब क्या आ जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो अपन इनको कंपेयर करते हैं। ये अपने पास A1 की वैल्यू है, ये B1 की वैल्यू, ये C1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू, साइन साथ में आएगा ये। तो देखो 3/2 कटिंग हो रही है कहीं पे, अगर कटिंग नहीं हो रही तो सिंपल लिख दो, अगर कटिंग हो रही है तो कटिंग करके लिखेंगे। दूसरा क्या आ गया 2/-3, 3/2, A1/A2 कितना हो गया 3/2, B1/B2 कितना हो गया 2/-3। देखो दोनों इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या आएगा यूनिक सोल्यूशन, तो इससे क्या बोलेंगे अपने कंसिस्टेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका कितना आएगा 1 सोल्यूशन आएगा। तो चारों पार्ट अपने कंप्लीट हो गए इसके। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 5, 6, 7, 8। तो पहले 5 नंबर पार्ट देखो। 5 नंबर पार्ट के अंदर क्या बोला गया है, इफ an इज इक्वल टू 9 minus 5n इज द n टर्म ऑफ एन एपी, ये किसी एपी की टर्म है, तो अपने को ये बताना है इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा। क्या बताना है कॉमन डिफरेंस। तो इसके अंदर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखो n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू पुट करके देख लेंगे, दो बार पुट करेंगे अपने, एक बार 1 लिख लो और एक बार 2 लिख लो। अगर मैं n की वैल्यू 1 लिख रहा हूं तो A1 कितना आ जाएगा 9 minus 5 multiply 1, कितना आ जाएगा 9 minus 5 multiply 1 इज इक्वल टू कितना बन गया 9 minus 5 इज इक्वल टू 4। तो A1 की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी 4। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अगर इस प्रकार की इक्वेशन दे रखी है तो आप n की वैल्यू पुट करके देख लो। मैंने n यहाँ पे 1 रखा तो 9 minus 5 1, तो 5 multiply 1 यानी कि 5 हो गया, 9 minus 5 कितना होगा 4। अब n की वैल्यू 2 पुट करके देख लो। ठीक है, पहले यहाँ पे n मैंने 1 रखा, अब n आप 2 रख के देख लो, तो A2 इज इक्वल टू 9 minus 5 multiply 2। A2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 9 minus 5 multiply 2 इज इक्वल टू 9 minus 10, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई -1। A1 4 और A2 की वैल्यू -1। तब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, D इज इक्वल टू A2 minus A1। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे A2 minus A1। A2 कितना है -1, तो यहाँ पे करते हैं -1 माइनस, ठीक है, A2 की वैल्यू -1 रख दी और माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 4, तो इज इक्वल टू कितना आ गया -5। तो D कितना आ गया अपने पास, D इज इक्वल टू -5। 6 क्वेश्चन देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स K2 एंड 3, 4 be 8 √8 देन राइट द वैल्यू ऑफ K। अपने को ये बोला गया अभी अपने पास ना ग्राफ के ऊपर ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो √8 है, तो K की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इससे रूट के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, तो x2 की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 3 माइनस x1 की वैल्यू k प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस y1 की वैल्यू 2, किसके इक्वल में ये √8 के दे रखे ना, इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी दे रखी है अपने को √8। तो √8 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो 3 की स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 2ab, a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6k प्लस k स्क्वायर प्लस 4 में से 2 माइनस किया 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4, तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया अपना, तो 8 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 13 माइनस 6k प्लस k स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया अपने पास, रूट से रूट कैंसिल होने पे ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब जब इसे राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी k स्क्वायर माइनस 6k, इससे जब मैं इधर लेके गया तो माइनस का होगा, 13 में से 8 माइनस करेंगे 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये अपने पास क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने सोल्व कर देंगे, तो यहां पे कर देता हूं मैं k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर, अब इसके दो फैक्टर करेंगे ताकि उनको ऐड करने पे तो माइनस का 6k आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 5k स्क्वायर आना चाहिए, तो मैं इसे लिखूंगा माइनस का 5k माइनस k प्लस 5। अब देखो माइनस 5k और माइनस k को मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 5k स्क्वायर बन जाएगा और दोनों को ऐड करने पे माइनस का 6k, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, इनमें k कॉमन आ गया तो क्या बचा k माइनस 5
और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे भी क्या आ गया k - 5 इज इक्वल टू 0। तो k - 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा k - 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5 और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या तो 5 आएगा या 1 आएगा। ये अपना आंसर आ गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा। कैसे करेंगे देखो, इन्होंने दे रखा है sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 कहां पे वैल्यू होती है अपने पास 30 डिग्री पे, तो मैं लिखूंगा sin 30 डिग्री, यानी कि sin थीटा इज इक्वल टू sin 30 डिग्री। ठीक है सर, 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है इसकी, 1/2 होती है। तो थीटा किसके इक्वल आ गया अपने पास 30 डिग्री के, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। अब क्वेश्चन ये अपने पास 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे मैं कितना लिख लूंगा 30 डिग्री लिख लूंगा। ठीक है, अपॉन में sin 30 डिग्री, तो 1 - 2 मल्टीप्लाई 1/2 की होल स्क्वायर। देखो 1 का 1 आ गया 2। ठीक है, ये पूरी एक टर्म है इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में बंद कर लिया, मल्टीप्लाई sin 30 की वैल्यू 1/2 ये स्क्वायर में था तो मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया, अपॉन में sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो ये ऊपर देखो तो ऊपर क्या आ गया 1 - 2 मल्टीप्लाई 1/4 अपॉन में 1/4, तो ये कटिंग करने पे आ गया 2। अब इधर कर लेते हैं, तो 1 - 1/2 अपॉन में 1/4, ये आ गया 1 - 1/2 अपॉन में 1/4। तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 माइनस किया 1/2। ये जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कटिंग करने पे आ गया कितना 2। तो इस पूरे की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 2 आ गई इस पूरे की वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द टेंजेंट्स TA एंड TB ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट T, ये सर्कल है, सर्कल का ये पॉइंट T है, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉन की है TA और TB, ये TA है और ये TB है। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर O है। टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इनक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, ये 70 डिग्री का एंगल इन्होंने ड्रॉन किया है। ये एंगल कितने डिग्री का 70 डिग्री का। तो अपने को बताना है देन फाइंड एंगल AOB AOB, यानी कि ये जो एंगल बनेगा ना, इसे मान लो आप सेंटर मान लो, यहां पे मान लो, ये जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल बताना है अपने को कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो अपने को पता है भी ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री के होते हैं। तो अपने लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल T प्लस एंगल B प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये देखो ये अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, 4 साइड होती है 1 2 3 4। अगर किसी की भी 4 साइड होती है वो क्वाड्रिलेटर होता है, क्वाड्रिलेटर का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। आगे लिख देना ये, ठीक है, रीजन लिख देना। तो आगे देखो एंगल A कितना 90 डिग्री है, प्लस एंगल T 70 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री है, प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 90 90 180 और 70 कितना होगा 250 डिग्री, प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल AOB कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। इसे जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो गया, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये क्या आ गया इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर अपना 8। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अपना 5th का आंसर ये रहा, 6 का आंसर इसका ये रहा, 7th का आंसर ये रहा और 8th का आंसर ये रहा। तो 8 क्वेश्चन तक अपने पूरे कंप्लीट हो गया। तो बच्चों देखो यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे मैंने 1/2 लिखा था और यहाँ पे मैंने 1/4 लिख दिया। तो यहाँ पे भी 1/2 आएगा, यहाँ पे आ गया 1/2, इधर भी कितना आएगा 1/2, और यहाँ पे जब रेसिप्रोकल करके ऊपर जाएगा यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2/1 हो जाएगा, और 2 से 2 कट करने पे आंसर कितना आएगा 1 आएगा। 2 नहीं आएगा तो थोड़ा सा इसको सही कर लेना, इसका आंसर 1 नहीं आएगा। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 10 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है इसका, 3rd का, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक ऑन द सेंटर इन 20 मिनट्स। क्या बोला गया, अभी अपने पास एक क्लॉक है, क्लॉक ये इसका सेंटर आ गया, जैसे ये 12 6, यहाँ पे 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। ये जो क्लॉक है ना इसमें 20 मिनट के अंदर 20 मिनट्स कहां पे होंगे ये वाले,
ठीक है, इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनना है ये अपने को बताना है। भी अपने को पता है 60 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के 60 मिनट्स, ठीक है, सॉरी 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 20 मिनट्स के बारे में अपने को बताना है ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अपने क्या करेंगे 360 डिग्री अपॉन में 60 मल्टीप्लाई 20, तो ये कटिंग करने पे आ गया 3 को ये कटिंग किया 120, तो इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा 120 डिग्री। इसका आंसर क्या आएगा 120 डिग्री। कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आ गया 120 डिग्री आ गया। उसके बाद देखो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर हुज एंगल इज 30 डिग्री। क्या बोला गया, एक सर्कल है, ये रहा सर्कल, सर्कल की रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर और एरिया बताना है अपने को इस सेक्टर का जो 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। क्या बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, वो जो एंगल है 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री, तो अपने को इसका एरिया बताना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना होगा 4 मल्टीप्लाई थीटा 3 अपॉन 30 अपॉन 360 डिग्री। तो ये कटिंग करेंगे, आ गया 1 और ये आ गया 12, तो 4 से कटिंग किया, ये आ गया 3 और तो कुछ कटिंग हो नहीं रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 4 जा 88 अपॉन में 21, इसको कटिंग करेंगे 84 40, तो आ गया 1 1909, कितना आ गया 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना आ गया 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर था अपना 10th है। तो उसके बाद देखो राइट द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन का अपने को मोड फाइंड करना है। मोड क्या होती है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसे अपने क्या करते हैं मोड। कौन सा देख लो, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो देखो 3 2 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है, 4 3 टाइम्स है, ठीक है। मोड कितना आ जाएगा, यहां पे कर देता हूं 11th नंबर क्वेश्चन, मोड इज इक्वल टू 4। रीजन क्या दोगे, सिंस 4 रिपीटेड मोस्ट टाइम्स, ठीक है, ये इसका रीजन दे देना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का अपने मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले इससे अपने असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, रीअरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। जब इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 17 18, ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद 19 20, उसके बाद 25 27 और 29, ठीक है। इससे पहले अरेंज कर लिया। अब अपने ये देखेंगे भी ये ऑड नंबर्स ऑफ टर्म्स है या इवन नंबर्स है। कहने का मतलब यह भी इस टोटल टर्म्स कितने अपने पास 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 ऑड नंबर्स होता है तो अपने फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा n+1/2, नहीं इसका n+1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा n+1/2 टर्म, क्या आ जाएगा फॉर्मूला n+1/2, ये टर्म आ जाएगी। क्यों, सिंस द टर्म्स आर इन ओड नंबर, ठीक है, ये नंबर लिख देना। क्यों, क्योंकि ये जो टर्म्स है ना ये ओड नंबर्स के अंदर है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो कितना आ गया, तो n+1 7 टर्म्स है, 7 प्लस 1 कितना हो गया 8/2 इज इक्वल टू 4th टर्म। इसका आंसर क्या आएगा 4 टर्म। और 4th टर्म कौन सी है अपने पास 1 2 3 4, कौन सी है 20 इज इक्वल टू क्या आ गया मीडियन। तो अपना आंसर क्या आ गया 20 आ गया, ये मीडियन है। क्यों, क्योंकि यही अपने पास 4 टर्म है। तो इस प्रकार अपना वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से सेक्शन ए अपना पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर बच्चों फिर भी अगर आपको किसी चीज में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।